नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप लोग मौर्य साम्राज्य। अब दोस्तों 2 मिनट जो हम कल की क्लास का जो है रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे सिकंदर के बारे में और साथ ही नंद वंश के बारे में कि नंद वंश का संस्थापक जो है किसको, महापरम नंद को जो है कहा जाता है। क्योंकि महापरम नंद को क्यों कहा जाता है, महापरम नंद जो है किसकी हत्या कर देगा, महापरम नंद जो है नंदीवर्धन की हत्या करके जो है छुरा घोंप कर उसकी हत्या कर देता है और स्वयं एक नए वंश की स्थापना करता है, नंद वंश की, जिसको सर्वशांतक, परशुराम का दूसरा अवतार, ये अलग अलग नामों से जो है इनको जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है महापरम नंद के बाद आता है गद्दी पर धनानंद, जो कि बहुत ही घमंडी शासक जो है होता है। और इसी के समय कौन आता है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। कब, 326 बीसी में जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो मगध का सम्राट होता है कौन, धनानंद। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही कल हमने जाना था सिकंदर जो है कहाँ से होता हुआ आया था, तो ये जो है खैबर दर्रे से होता हुआ सिंधु नदी को पार करते हुए हिंदू कुश पर्वत से होता हुआ जो है भारत आया था। साथ ही 326 बीसी में जो है राजा पोरू के बीच और सिकंदर के बीच जो है युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे पर, और इसीलिए जो इसको हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध जो है कहा जाता है। जब इन्होंने जो है सिकंदर ने राजा पोरू को युद्ध में हरा दिया था तो इनको जो है बंदी बना लिया था राजा पोरू को, और राजा पोरू से कहा था बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरू ने कहा था, पोरू या पोरस बात एक ही है, कि मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो इस बात से जो है सिकंदर बहुत अचंभित हुआ, यानी तुम जो है बंदी बने हुए फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। तो इसी बात से प्रभावित होकर जो है राजा पोरू का इसने सारा साम्राज्य जो है वापस कर दिया था और इसके बाद जो है वापस चला गया था। अब इसके वापस जाने के कारण कई सारे कारण जो है माने जाते हैं। तो दोस्तों सिकंदर जो है 325 बीसी में जो है भारत से वापस चला गया था, 19 महीने के बाद ही जो है भारत से वापस चला गया था। और जाते हुए जो है दोस्तों इसकी जो है बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी मस्तिष्क ज्वर के कारण। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब उससे आगे की हम बात कर लेते हैं। जैसे सिकंदर जब भारत आया था तो इसके साथ कौन कौन व्यक्ति आए थे। जैसे सेल्यूकस निकेटर आया था जो कि सिकंदर की मृत्यु के बाद यही इसके साम्राज्य को संभालता है, जो कि इसका थल सेनापति हुआ करता था। निरियाकस आया था जो कि इसका जल सेनापति था। फिलिप था कौन दोस्तों, फिलिप प्रथम था जो कि इसका सेनापति व प्रबंधक था। यानी जो भी ये क्षेत्र जीतता था तो उनका जो है मैनेजमेंट इसी के हाथों में रहता था, फिलिप के। और साथ ही ये सेनापति भी था इसका। और साथ ही सिकंदर जो है अपने साथ दो कौन लाया था, इतिहासकार भी लाया था। कौन कौन से, एनासीक्रिप्स और अरिस्टोबुलस को जो है लाया था। और ये दोनों कौन थे, इतिहासकार थे। जिसे एनासीक्रिप्स की बोले तो इसे ओनेसिक्रिप्स भी कहते हैं। ये इतिहासकार था, इसने सिकंदर की जीवनी की जो है लिखी थी, यानी जो सिकंदर का जीवन परिचय था किसने लिखा था, ओनेसिक्रिप्स या एनासीक्रिप्स ने लिखा था। फिर दूसरा इतिहासकार था अरिस्टोबुलस, ये इतिहासकार थे, इसने जो है सिकंदर की युद्ध विजय को लिखा था। यानी सिकंदर ने जो है कौन कौन से क्षेत्र जीते थे इन सभी के बारे में लिखा था अरिस्टोबुलस इतिहासकार ने। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो कौन कौन आए थे सिकंदर के साथ, सेल्यूकस निकेटर आया था जो कि इसका थल सेनापति था, निरियाकस जल सेनापति था, फिलिप आया था जो कि इसका सेनापति व प्रबंधक था, एनासीसिकेट्स आया था जिसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी, और अरिस्टोबुलस आया था जो कि सिकंदर की विजय युद्धों के बारे में इसने लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी थी, इलियड। यानी जो सिकंदर की सबसे फेवरेट पुस्तक थी, पसंदीदा, वह थी इलियड। इसके लेखक यानी राइटर थे होमर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला। सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला और इसने अपने घोड़े की याद में जो है बहुकेफला नगर जो है बसाया था, और साथ ही एक निकैया नगर बसाया था अपनी जीत की खुशी में झेलम नदी के किनारे पर। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, निकैया नगर और बहुकेफला। बहुकेफला अपने घोड़े की याद में बसाया था, और साथ ही निकैया नगर इसने जीत की खुशी में बसाया था झेलम नदी के किनारे पर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, ये पॉइंट पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे। अब आते हैं, सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में होती है। कारण मस्तिष्क ज्वर के कारण यानी दिमागी बुखार के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों ये तो था सिकंदर के बारे में। सिकंदर हो चुका हमारा कंप्लीट, किस प्रकार ये आता है, कब तक ये भारत में रहता है। तो दोस्तों इसके वापस जाने का मैं कारण आपको बताता हूँ। यानी जब ये 19 महीने बाद भारत से वापस चला जाता है, आखिर ऐसा क्या होता है ये भारत से वापस चला जाता है। तो 3 कारण माने जाते हैं। एक कारण तो ये माना जाता है कि इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो इसलिए वापस चला गया था, क्योंकि इसकी सेना जो है बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, यानी युद्ध करने की हालत में नहीं थी। एक कारण इसको माना जाता है। दूसरा कारण माना जाता है कि इस समय मगध का शासक कौन हुआ करता था, धनानंद, जो एक शक्तिशाली शासक जो है हुआ करता था, इसके डर से। और साथ ही तीसरा कथन माना गया है कि जो भी ब्यास नदी को पार करता है वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता है। एक ये अफवाह यहाँ पे इस समय उड़ी हुई थी। तो ये 3 कथन थे जिनको यहाँ पे माना जाता है, और इसलिए सिकंदर वापस चला गया था जब इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो ये कारण था सिकंदर का वापस जाने का। अब धनानंद के बारे में जान लेते हैं। इसे जो है अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है। अग्रमीज यानी ये जो है बहुत घमंडी शासक था। सिकंदर आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था 326 बीसी में। और साथ ही बलूची विद्वान, कात्यायन विद्वान, और साथ ही दोस्तों ये तीनों विद्वान जो है इसी के दरबार में जो है रहते थे। और इन तीनों ने जो है 3 ग्रंथ लिखे थे। पाणिनि भी रहते थे, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, वर्तिका कात्यायन ने, और अष्टाध्यायी पाणिनि ने। तो ये अष्टाध्यायी जो है समकालीन थे महापरम नंद के, लेकिन किसके दरबार में रहते थे, धनानंद के दरबार में रहते थे, जिनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। कई बार एग्जाम में पूछी गई है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो ये नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, इसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या करके इसके बाद जो है एक नए वंश की स्थापना, यानी इसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या की थी। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हत्या की थी, और इसके बाद एक नए वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसके सहयोग से इसकी हत्या की थी, आचार्य चाणक्य के सहयोग से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये सारी कहानी थोड़ा समझेंगे इसके बारे में, आखिर धनानंद की हत्या क्यों की गई थी। तो दोस्तों धनानंद जो है बहुत ही ज़्यादा घमंडी शासक जो है हुआ करता था, और इस समय जो है एक तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ पर जो है एक आचार्य थे जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य जो है अपने जासूस यानी गुप्तचर रखा करते थे ताकि खोज खबर के लिए। तो इन्होंने आचार्य चाणक्य को खबर मिलती है अपने गुप्तचरों से कि भारत पर जो है सिकंदर आक्रमण करने वाला है, क्योंकि इन्हें जो है गुप्तचर रखे हुए थे, तो इनको पहले ही जानकारी हो गई थी। अब जैसे ही ये जो है ये खबर धनानंद को बताने आते हैं कि महाराजा है राजा साहब सम्राट सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो सिकंदर जो है इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, किसकी, आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य से कहता है तो एक मामूली सा आचार्य होते हुए एक राजा को सलाह देता है, तेरी हिम्मत कैसे। इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती जो है करता है। इसी प्रकार जो है यहाँ से कहा जाता है आचार्य चाणक्य जो है इस समय चुटिया बांधते थे, और ये अपनी चुटिया को जो है खोल देते, और एक वचन देते हैं अपने आप को कि जब तक मैं इस नंद वंश का विनाश ना कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और ना ही अपनी चुटिया को जो है बांधूंगा। जब ये राज दरबार से जो है वापस आते हैं तो इनको जो है एक जंगल में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो कि एक खेल खेलते हैं, राज किलम का खेल। कौन सा, राज किलम का खेल खेलते हैं। इसमें देखते हैं राज किलम का खेल होता है जिसमें एक बच्चा जो है राजा बनता है और अपने साथियों की सारी समस्याओं को समझता है और सुनता है, उनको समस्या को हल करता है। और इसी खेल को कौन देख रहे थे, इसी खेल को देख रहे थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने यहीं से जो है सोच लिया ये बच्चा जो है बिल्कुल परफेक्ट है, तो यहाँ से जो है उस बच्चे को ये ले जाते हैं और उसको एक चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इस प्रकार ये तैयार करते हैं, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इस धनानंद की हत्या करवाई जाती है, और इसके बाद जो एक नए वंश की स्थापना की जाती है, मौर्य वंश की।
तो इस प्रकार जो है ये थी सारी कहानी धनानंद की हत्या के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी है, मौर्य वंश के बारे में देखते हैं। तो मौर्य वंश की यदि बात की जाए तो मौर्य वंश का शासनकाल 322 बीसी से 185 बीसी तक जो है रहेगा। कब तक दोस्तों? 322 बीसी से 185 बीसी तक जो है रहेगा। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है संस्थापक है मौर्य वंश के, और ये अपनी राजधानी बनाते हैं पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुरा के नाम से भी जाना गया, और वर्तमान में पटना बिहार याद रखेंगे, जो कि बिहार की राजधानी है पटना, इसको जाना जाता है वर्तमान में। और प्रधानमंत्री कौन बनाता है? आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री बनते हैं, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। साथ ही इसके बेटे बिंदुसार के भी यही प्रधानमंत्री रहेंगे, आचार्य चाणक्य है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब अन्य नाम की हम बात करते हैं दोस्तों। अन्य नाम क्या था? अन्य नाम है विष्णुगुप्त, याद रखें दोस्तों, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, भारत का मैकियावेली, और इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। अब दोस्तों जो ये आचार्य चाणक्य हैं, इनको जो है भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है, इसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों एक पश्चिमी विचारक हुआ करते थे जिनका नाम था मैकियावेली। क्या था? मैकियावेली। इनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस के नाम से, जो कि राजनीति से संबंधित थी। इसी प्रकार जो ये विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य यानी आचार्य चाणक्य थे, इनकी भी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित थी। और ये दोनों पुस्तक जो है लगभग सेम थी यानी समान थी, तो इसीलिए जो है आचार्य चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। ये कब से कब तक गद्दी पर रहते हैं और ये कौन कौन से काम जो है करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी तक जो है गद्दी पर रहते हैं। इनकी पत्नी है दुर्धरा, याद रखें दोस्तों, इनकी पत्नी कौन है? दुर्धरा। अब इनके अन्य नाम यानी अदर्स नेम, तो भारत का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है। सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंड्रोकोट्स जो है किसके द्वारा कहा गया था? जस्टिन, एरियन, स्ट्रैबो और मेगास्थनीज के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स जो है कहा गया था। और एंड्रोकोट्स किसने कहा था? एपियन व प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोट्स कहा था। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विलियम जोन्स के द्वारा जो है की गई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक इनको कहा जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक जो है इनको कहा जाता है। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं जिनसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विशाख दत्त, जिनकी एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और इस मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बिरसल या निम्न कुल का जो है कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है किस पुस्तक में बिरसल या निम्न कुल का जो है बताया गया है? तो मुद्रा राक्षस में बताया गया है। और ये पुस्तक किसकी थी? विशाख दत्त की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।